हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द रशियन रेवोल्यूशन। यानी 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ, 1917 में मोनार्क्स को हटाकर सोशलिस्ट लोगों का शासन करना ही, यानी जो सोशलिस्ट लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, वही था रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन को जानने से पहले हम जानेंगे कि रशियन एम्पायर कैसा था। यानी 1914 में रशियन एम्पायर कैसा था कि रशिया के लोगों ने वहाँ रेवोल्यूशन करने पर मजबूर हो गए। तो बता दिया आपको कि सबसे बड़ा टॉपिक होगा 2.1, वह है रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में रशियन एम्पायर कैसा था। तो रशियन एम्पायर, उस समय रशियन एम्पायर 1914 में जार निकोलस सेकेंड उस समय शासक थे, वहाँ के राजा थे, शासन कर रहे थे वहाँ पर। उस रशिया के अलावा भी और भी ऐसी जगह थे, अगल बगल के देश, राज्य, जहाँ पर रशिया एम्पायर का शासन था। वो सारे बुक में लिखे गए हैं, आप लोग उसको पढ़ लेंगे। वहाँ का जो मुख्य धर्म था वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जिसकी ओरिजिन वहाँ के ग्रीक के ऑर्थोडॉक्स चर्च से हुआ था। यानी ग्रीक के ऑर्थोडॉक्स चर्च से उत्पन्न हुआ जो वो धर्म था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, वो रशिया का मुख्य धर्म था। इसके अलावा वहाँ के 4 मुख्य और धर्म थे, जैसे कैथोलिक्स, मुस्लिम्स, प्रोटेस्टेंट्स और बुद्धिस्ट। ये 4 और धर्म थे जो वहाँ पे लोग फॉलो करते थे। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, वहाँ की इकोनॉमिक और सोसाइटी कैसी थी। वहाँ के 85% लोग, यानी रशिया के 85% लोग कृषि पर आधारित थे, जो यूरोपियन कंट्रीज के दूसरे जो कंट्रीज थे उसकी तुलना में ज़्यादा था। जैसे अगर जर्मनी और फ्रांस का एग्जाम्पल ले, तो जर्मनी और फ्रांस में मात्र 40 से 50% लोग ही वहाँ कृषि पर आधारित थे, लेकिन वहीं रशिया में 85% लोग कृषि पर आधारित थे। अब वहाँ की इंडस्ट्रीज की बात करें, वहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं थे, जो इंडस्ट्रियल एरिया थे बहुत सीमित जगहों पर थे, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये 2 ऐसे जगह थे जहाँ पर वहाँ के सारे इंडस्ट्रीज थे, और वहाँ की सारी फैक्ट्री 1890 में स्थापित हुआ था। रेलवेज का विकास हुआ रशिया में। रेलवेज के विकास के साथ साथ वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, और जो कोल का प्रोडक्शन था, इंडस्ट्री के विकास के साथ साथ कोल का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आयरन स्टील का भी प्रोडक्शन बढ़ गया। 1900 में जो वर्कर्स थे और क्राफ्ट्समैन थे वो दोनों की संख्या इक्वल थी। उसके बाद से बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जो गरीब वर्कर्स थे उनको एम्प्लॉय करना होता था। उनको एम्प्लॉय करके उनको उससे काम करवाते थे, उनका एक्सप्लोटेशन करते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना उनकी आदत थी। और गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे, कम पैसे भी काम करने के लिए तैयार थे वो। अतः 10 से 12 घंटे जहाँ काम करना होता था, वहाँ पर 15 घंटा लोगों से काम करवाते थे, जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स होते थे, मालिक होते थे। और 15 घंटे काम करवाने का मतलब उनसे 15 घंटे का पैसा उनको नहीं देते थे, यानी सिर्फ काम करवाते थे, पैसा उनको नहीं देते थे। तो वो इनकी स्थिति थी। वर्कर्स के साथ साथ वहाँ के जो वर्कर्स भी डिवाइड थे। जो वर्कर्स मतलब जो ज़्यादा काम करने वाले लोग थे, जो आयरन वर्क्स में काम करने वाले लोग थे, मेटल वर्क में, उनको एरिस्टोक्रेट्स माना जाता था। यानी वहाँ के अमीर लोग होते थे, वो बड़े लोग होते थे। वर्करों में भी डिवीजन था। जो लोग मेटल वर्क्स में काम करते थे, तो ये माना जाता था कि मेटल वर्क में काम करना आसान नहीं होता, उनको ज़्यादा स्किल की जरूरत होती है। तो मेटल वर्क में काम करने वाले लोग अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानते थे, वो अपने आप को बड़े लोग मानते थे, अमीर मानते थे। और उसके अलावा जो दूसरे लोग भी थे, गरीब लोग, वो भी काम करते थे। 31% लोग फैक्ट्री में काम करने वाले वो औरतें थी, जो काम तो वो पुरुषों की करती थी, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम थी। उसके बाद उनके तौर तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उन सब के आधार पर हर वर्कर्स, चाहे वो अरिस्टोक्रेट हो चाहे गरीब वर्कर हो, उनके अलग अलग कपड़ों से उनकी पहचान होती थी, उनके मैनर से उनकी पहचान होती थी। उसके बाद हर वर्करों को हड़ताल करने का भी अधिकार था। अपने अगर किसी वर्कर के लिए कोई समस्या होती है, तो वो कंपनी से समस्या होती है या उनकी सैलरी से संबंधित समस्या होती है, तो उसके लिए हड़ताल करने का भी अधिकार उनको था, यानी ट्रेड यूनियन बनाने का भी अधिकार उनको था। गाँव में जो किसान थे, किसान भी अलग अलग रूप में बटे हुए थे। किसान भी अलग दो तरह के लोग थे, अमीर और गरीब 2 लोग थे। और चूंकि सारी जमीनें बड़े बड़े लोगों की थी, फिर भी वहाँ के जो किसान थे वो भी खेती करते थे। कुछ लोगों के पास, कुछ किसानों के पास जमीनें थी, जिन जमीनों पे वो लोग खेती करते थे, और वो लोग बिल्कुल धार्मिक होते थे। इसके अलावा नोबल्स लोग ज़्यादा पावरफुल होते थे जार के समय में, और बिजनेस लोग वहाँ के नोबल्स का सम्मान नहीं करते थे। यहाँ पर एक तुलना किया गया है कि फ्रांस में
फ्रांस में देखा जाए तो फ्रांस में जो पीजेंट्स थे वो वहाँ के नोबल से डरते थे या क्लर्जी से डरते थे, लेकिन रशिया के जो पीजेंट्स थे वो यहाँ के नोबल से, यहाँ के क्लर्जी से बिल्कुल नहीं डरते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तो नोबल्स को मार भी देते थे वो लोग। यानी नोबल्स को डायरेक्टली ये लोग टैक्स पे करने से, रेंट पे करने से मना कर देते थे। एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट द पीजेंट्स ऑफ रशिया वर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो इसको आप लोग इस रूप में लिख सकते हैं। उसका आंसर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे वहाँ के जो फार्मर्स थे वो बहुत टाइट थे और वहाँ के गवर्नमेंट की बात नहीं मानते थे वो लोग, वहाँ के नॉवेल्टी की बात नहीं मानते थे, वहाँ की क्लर्जी की बात नहीं मानते थे, और जरूरत पड़ने पर जब उनको लगता था कि वहाँ के नॉवेल्टी और क्लर्जी उनसे जाति कर रहा है, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनको मार भी देते थे। तो ये था उनका तो तरीका। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में समाजवाद कैसे आया, यानी 1914 में जितनी भी पार्टियां थी या जितनी भी पार्टियां बन रही थी या बनाई गई थी, सबको इलीगल घोषित कर दिया गया था सिर्फ। और वहां जो एक पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो 1998 में बनाया गया, और ये सब मार्क्स के आइडिया पे बनाया गया था। जो मार्क्स थे बहुत बड़े विचारक थे, समाज सुधारक थे, तो उनके आधार पर ये पार्टी बनाई गई थी, और उनके आधार पर, उनके मुद्दों के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर ये पार्टी चलाई जा रही थी। फिर इस पार्टी ने न्यूज़पेपर निकाला, सभी वर्करों को मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया, ताकि देश की स्थिति सुधारी जा सके। कुछ ऐसे भी रशियन सोशलिस्ट लोग थे जिनका ये मानना था कि जो रशियन पीजेंट्स हैं उनका जो कस्टम है उनके आधार पर हम जमीनों को बांट दिया जाए, यानी जितनी लोगों की जरूरत होगी जमीनों को या खेतों की जितनी जरूरत होगी उतना खेत उनको बांट दिया जाए। यानी कि अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 लोग के अनुसार उनको खेत दे दिया जाएगा। अगर किसी की फैमिली में 2-3 लोग ही हैं तो उनके नंबर के आधार पर उनको जमीन दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद से जो पार्टी थी, पार्टी में व्लादिमीर लेनिन जो बाल्शेविक, उसको वहाँ के समाज को 2 भाग में बांटा गया था, बाल्शेविक और मेंशेविक। तो बाल्शेविक ग्रुप के जो लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वो वहाँ के थे। और उस समय जार निकोलस जो शासक था उसके राज्य में उसके खिलाफ थे ये, वो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, और वो चाहते थे कि जो जार निकोलस है वो हट जाए, यानी वहाँ से मोनार्ची हट जाए और मोनार्ची की जगह पर सोशलिस्ट लोगों का शासन हो जाए। जो दूसरा नेक्स्ट है वो टर्बुलेंट टाइम 1905 में टर्बुलेंट टाइम आया, मतलब रशिया जो था वो ऑटोक्रेसी था और वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। 1905 में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी उसको युद्ध करना था, उसको जार निकोलस के खिलाफ युद्ध करना था। फिर उसको सपोर्ट, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया उसको, उस पार्टी को, क्योंकि अकेले वो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जिसको जेनिटिस्ट कहते थे उन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनको अपने इस्लाम को मॉडर्नाइज करना था। पुराने ढंग से इस्लाम को चलाया जा रहा था तो उनको मॉडर्नाइज करना था, इसलिए उन्होंने इन सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया ताकि मिलकर वो रशियन एम्पायर को हरा सके, मोनार्च को हरा सके, जो अपने ही एक ही धर्म को लेकर वो शासन कर रहा था। उसके बाद से जो वहाँ के वेजेस थी वो प्रॉब्लम थी, लोगों के वेजेस समय से नहीं मिल पा रही थी। 1,10,000 वर्कर्स जो सेंट पीटर्सबर्ग में थे वो हड़ताल करने लगे, अच्छे वेजेस की मांग करने लगे, और वही समस्या थी जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। लोगों की अच्छी सैलरी नहीं मिलना, जितने भी लोग थे, औरतों को काम करना, कंपनियों में काम करना, उनकी सैलरी कम होना, फिर जो लोग थे उनकी सैलरी कम होना, और सब लोगों ने सैलरी की डिमांड करने के लिए वो विंटर पैलेस एक जगह था जहाँ पर नोबल लोग रहते थे, जहाँ पर पार्लियामेंट बैठती थी, तो वहाँ पर सब लोग अपने अच्छे सैलरी के लिए, अपने अच्छे वेजेस के लिए डिमांड करने के लिए गए, जिनके लीडर थे फादर गैपन। याद रखिएगा, फादर गैपन के अगुवाई में, लीडरशिप में जो वर्कर्स थे उन लोगों ने मांग करने के लिए, अपने वेजेस की मांग करने के लिए वो लोग विंटर पैलेस में गए। तो विंटर पैलेस में जब वहाँ पहुँचते हैं उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और इन लोगों पर, इन वर्करों पर गोली चला दी गई, और गोली चलाने पर से लगभग सैकड़ों लोग मारे गए। और चूंकि वो दिन संडे था इसलिए उस दिन को ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। फिर जो नेक्स्ट है वो 2.5 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन एम्पायर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय रशियन एम्पायर कैसा था इसके बारे में बता दें। 1914 में
जो वार हुआ था तो दो लोगों के बीच हुआ था। एक अलायंस पावर था जिसमें जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, इसमें सेंट्रल पावर थे, फ्रांस था, सेंट्रल पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, बाद में रोमानिया, इटली भी आ गए थे, है ना। ये हर जो भी जितने देश थे सब ग्लोबल एम्पायर वाले देश थे, यानी सबका पूरे वर्ल्ड में एक पावर था, एक सत्ता थी, एक ताकत थी। और उन लोगों ने, इंडस्ट्रियल एरिया थे सारे, और सभी लोग एक साथ, मतलब सभी लोग विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, और सबको लगता था कि वो लोग जीत जाएंगे क्योंकि वो सबके पास ताकत थी। तो उस समय जार निकोलस सेकेंड, उस समय वहाँ के शासन थे, वहाँ के लोगों ने ये भी वार करने से मना कर दिया, कुछ लोगों ने वार करने से मना कर दिया क्योंकि वो जो वार था वो सबके लिए नुकसानदायक था, अच्छा नहीं था। रशियन आर्मी, चूंकि रशियन आर्मी को वहां युद्ध लड़ना था, और रशियन आर्मी का जो युद्ध था वो बहुत डेंजर था, यहाँ तक कि रशियन आर्मी ने भी ऐसा सोचने से मना कर दिया, ऐसा करने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो। और जब वो वापस लौटे तो रास्ते में जितने भी अनाज थे सारे तहस नहस हो गए, यानी जितने भी अनाज थे सब खत्म हो गए। तो यहाँ एक तो युद्ध हुआ, युद्ध में शामिल हुए, बहुत से लोग मारे गए, दूसरे में जो अनाज था वो खत्म हो गया, फिर वहां के लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, ये सारी दिक्कतें हो गई। और इसमें 1914 और 16 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया से पहले रसिया हार गया था। बाद में एलायंस पावर में अमेरिका के जाने के बाद से जब युद्ध शुरू हुआ, फिर तो उसमें 1918 में ये विश्व युद्ध में लोग रसिया के जो साथी थे, जो एलायंस पावर थे, वो लोग जीत गए। इसके पहले जो 1914 और 16 में रसिया हार गया था पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, बाद में फिर हारने के बाद से जब ये लोग वापस आ रहे थे, जो रशियन आर्मी वापस आ रहे थे, फिर जितने भी अनाज थे रास्ते में सारा तहस नहस हो गया, खराब हो गया, एकदम कोलैप्स हो गया। और इसकी वजह से सारी समस्याएं हुई, इंडस्ट्री भी धीरे धीरे खत्म होने लगा क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत कम जगहों पे था, इसलिए इंडस्ट्रीज की समस्याएं हुई। अब ये जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वह थर्ड पार्ट जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोकेट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके लिए। तब तक धन्यवाद।